क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया। जी आप ले लीजिए। साहू जी महाराज और जितने भी जो समाज में महापुरुष जन्मे हैं उनकी बात को संविधान के माध्यम से हमको देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आगे ले जाने वाले BS4 वाम के बहुजन समाज पार्टी के और बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए जनप्रिय न्याय प्रिय नेता है। कुमारी मायावती ने प्रदेश में 4 वर्ष शासन किया। तो शासन प्रशासन अनुशासन की अगर कोई बात है तो के साथ हो सकता है। और आज की मीटिंग में जिले के प्रभारी आदरणीय शिवदास जी, आदरणीय शिवन जी, अध्यक्ष जी गीता जी जो 2020 के अध्यक्ष हैं, मुझे आज पता लगा है लंबे समय से महिला अध्यक्ष है और वो हमेशा लगातार हर मीटिंग में जाती रहती हैं। डॉक्टर स्मिता जी देवली विधानसभा की अध्यक्ष है, नौजवान है, ऊर्जा है उनके अंदर तो काम करने में इच्छा है। कृष्णा जी जो क्रांतिकारी गायक भी हैं और हर मंच पे अपने गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। सत्येंद्र जी, गौतम जी, फिरवीन तंवर जी जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। सूरज जी, सूरज भाटी जी हैं, किशन जी हैं जो पूरी दिल्ली में दिल्ली सोलो नोएडा के अंदर भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पार्टी का झंडा लेकर पूरी दिल्ली में जाने का काम करती है। और इस जो जगह है यहाँ पर मीटिंग हो रही है उसके जो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं लाल सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग करने के लिए जगह दी है और सारी व्यवस्था करने का काम किया है। राजकुमार जी हैं और सारे जितने भी लोग हैं जिले के हैं, विधानसभा के लोग हैं, सबको मेरा क्रांतिकारी जय। साथियों आज जो मीटिंग है वो महरौली जिले की मीटिंग है। कहा तो ये जाता अध्यक्ष साहब से कि जो महरौली जिले में 5 विधानसभा आती है, 5 विधानसभा में जो हमारे पदाधिकारी हैं जैसे जिले की प्रभारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के उपाध्यक्ष हैं, जिले के महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव है, ये सारी जो बॉडी होती है जिले में 8 लोगों की बॉडी होती है। विधानसभा में 8 लोगों की बॉडी होती है। विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष भी ऐसा है। कुल मिला के 48 से 50 लोगों की बॉडी होती है जो पूरे जिले में काम करते हैं। केवल एक आदमी काम नहीं करता है। प्रभारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सूरज भाटी जी प्रभारी हैं, शिवदास जी प्रभारी हैं और भी प्रभारी हैं, 2-3 नुमाइंदी हैं और अध्यक्ष हैं प्लस विधानसभा के लोग। तो कम से कम ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी, एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए, आगे काम कैसे करा जाए, बहन जी ने क्या निर्देश दिए उनको बताया जाए। तो ये उन लोगों की मीटिंग थी कि हमारे पदाधिकारी आते हैं। मगर मैं तो पूरे 8-9 महीने से जो काम कर रहा हूँ, पहले साहब के साथ काम कर रहा था, तो मैं अगर आता है तो मुझे जानते हैं करने की पहली बार मेरा कि मैं पहली बार आपको ये जानता हूँ, सबको पहली बार तो नहीं मिला होगा। तो अभी हम वो 48 लोग नहीं बनाते जिनको हम पहरेदार बोलते हैं। मैं उनको पहरेदार बोलता हूँ क्योंकि मैं भी एक पहरेदार हूँ। हम पहरेदारी कुछ चीज करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। जब मानव काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जिन्हें कहा कि 3 पॉइंटों में समाज को लाकर समझाइए कि बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, पुराने लोगों के दिमाग में है, मगर फिर भी बात को, विचार को बार बार अगर नहीं हम करेंगे तो विचार कमजोर पड़ जाता है और विचार वाले लोग कमजोर हो जाते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी मानव कह रहे थे कि इस जिले से बहुत पैसा जाता था, इस जिले से हो जाता था, बिल्कुल जाता था, बिल्कुल जाता था, 100% जाता था, मगर अब नहीं जाता। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पहले हमारी सरकार थी, 95 में हमारी सरकार थी, 97 में हमारी सरकार थी, 2002 में हमारी सरकार थी, 2007 से लेकर 2012 तक थी, अब नहीं है हमारी सरकार। पहले हमारे विधायक जीतते थे, अब नहीं जीतते हमारे विधायक। पहले हमारे बहुत सारे एमपी जीता करते थे, अब नहीं जीतते हैं। कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये समाज रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर रिजल्ट आएगा तो आपकी जय जयकार होगी, रिजल्ट नहीं आएगा तो जय जयकार होगी। बहुत सारे प्रभारी मेरे जैसे पहले गए हैं, बहुत सारे पद आते जाते रहते हैं, पद की कोई बात नहीं है, मगर हमारी एक ड्यूटी है कि हमें समाज में लगातार काम करना है, बिना रुके काम करना है। क्योंकि ये काम जैसे हम खाना खाते हैं, क्या हम 2-3-10 दिन रह सकते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं, क्या हम 10 दिन 20 दिन सांस लेने बिना रह सकते हैं? पानी पीते हैं,
जीवन दिनचर्या जो है, वैसे ही ये समाज का काम करना, ये हजारों सालों से हमारे महापुरुष काम करते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, हजारों सालों से इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को हमारे लोग लड़ते आए हैं, हम उसके एक हिस्सा हैं। हमें प्राउड होना चाहिए, हमें प्राउड इस बात का होना चाहिए कि जिस लड़ाई को बुद्ध से लेकर, कबीर से लेकर, गुरु रविदास से लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सबसे लेकर जो माता काशीराम बहन जी लड़ रही है, उसके हम हिस्सा हैं, उसके हम हिस्सा हैं। इस बात का लग रहा है कि हम भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को हमारे महापुरुषों ने लड़ने का था। पहला आपके घर के ऊपर आपके घर करने का आपका पहला काम। दूसरा आता है कि हम इस देश में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो समता पर आधारित हो, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो, जो न्याय पर आधारित हो, जो बंधुता पर आधारित हो। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि आप कैसा समाज चाहते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जिसमें 4 चीज होंगी, जिस समाज में, जिस देश में 4 चीज होंगी, मैं ऐसा समाज चाहता हूं जिसमें समता हो, ऊंच नीच ना हो, जिसमें अब तो ऊंचों के नाम पर माना जाता है, बारात नहीं निकलने दी जाती, तो समाज में समता कहां है? तो जिस समाज में समता हो, स्वतंत्रता हो, आप अपना काम कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, आप बोल सकते हैं बिना किसी रुकावट के, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं बिना किसी रुकावट के, आप बारात चढ़ाना चाहते हैं, घोड़े पे, हाथी पे, किस पे भी चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ा सकते हैं, आप जैसे मकान में रहना चाह रह सकते हैं, क्योंकि संविधान आपको आजादी देता है। तो आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, फिर न्याय होना चाहिए आपके साथ। क्या इस देश में न्याय है आपके साथ? क्या समाज में न्याय है आपके साथ? समाज तो ऐसे वाली बटा हुआ है, आइए बढ़िए, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? ब्राह्मण। संविधान से पहले मतलब सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बैठे हुए हैं। ये ऐसा एक 4 मंजिल का मकान है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मगर एक खड़ी व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो 2500 से ज्यादा लंबे समय तक खड़ी व्यवस्था चली, उस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काटकर आपको बड़ी व्यवस्था देने का काम किया, संविधान बना दिया। ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब बराबर है। ऐसी व्यवस्था में आप जी रहे हैं, ऐसे युग में आप जी रहे हैं। लोग कहते हैं कलयुग है, और मुझे लगता है कलम का युग, और कलम का युग हमेशा हमारे लिए अच्छा है। ये कलयुग नहीं है, ये कलम का युग है। इस कलम के युग में आपके बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का अधिकार है, उसमें नहीं था आपको। ये कलम का युग है और वोटिंग का युग है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया। तो माननीय काशीराम साहब ने देखा कि हमारा समाज तो हमेशा से बिना कुछ कहे ही वोट देता जा रहा है, कांग्रेस को हमेशा से वोट देता आया है, और कांग्रेस में क्या करती है, सिर्फ बातें करने का काम करते हैं कि आपको ये करेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपका करेंगे, मगर अगर आप पूछें तो माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को आपको अपना घर दे दिया बनाकर, राजनीतिक घर दे दिया बनाकर, बहुजन समाज पार्टी का नाम दे दिया। और मैडम सही कह रही थी, बहुजन समाज की जो डेफिनेशन है, माननीय काशीराम साहब की बहुजन समाज की डेफिनेशन और कथाकथ गौतम बुद्ध की बहुजन समाज की डेफिनेशन अलग अलग है, इस पर कभी डिस्कस करेंगे। मगर जो बहुजन समाज की डेफिनेशन है वो है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और धार्मिक अल्पसंख्यक, वो लोग हैं 1585 की बात करें, जो पुराने लोग हैं। और एक नारा दिया जब पार्टी बनाई कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा दिया, तो वोट तो हमारे पास जाना, राज उनका आज भी चल रहा है। और माननीय काशीराम साहब इस आत्मा को लेकर निकल आपके बीच में यूपी गए, दिल्ली में सबसे पहला डेरा डाला, जहां आप जिस ऑफिस में चलाते हैं, माननीय काशीराम साहब ने वहां पर इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। और मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने माननीय काशीराम साहब को देखा, उस जमीन को देखा उन लोगों ने कि जहां माननीय काशीराम साहब उस जमीन से स्टार्ट किया। ये छत्तीसगढ़ वाले लोगों के नाम पास नहीं है, ये बिहार के लोगों के पास नहीं है ये अपॉर्चुनिटी। क्या है तो बताइए आप 1 घंटा में जाएंगे कि उस जगह को देख जाएंगे जहां पे माननीय काशीराम साहब ने आंदोलन स्टार्ट किया और पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी आपको बना दी। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। अगर आज आप आज जाएंगे कि 1 घंटा में मुझे देख के आना है, तो जहां हमारे साहब, जहां माननीय काशीराम साहब हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जगह है आपके पास। फिर क्या मोटिवेशन की हमें जरूरत पड़ेगी बताइए? फिर कौन सा मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को? क्या हमें मोटिवेशन नहीं, हमारा मनोबल टूटा हुआ है। मनोबल 2 प्रकार के लोगों को टूटा है, मैं बताऊंगा आपको कैसे टूटा मनोबल।
हमारे पास जमीन है, हमारे पास घर है, सब कुछ मानव काशीराम साहब ने बना दिया। और जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की मानव काशीराम निकले, हर जगह गए और मानव काशीराम साहब से पूछा, कहा कि जो आप सपना दिखा रहे हैं, जो आप सपना दिखा रहे हैं, ये साकार नहीं हो सकता। आपने तो नौकरी छोड़ दी, आप हमारे बच्चों को और बर्बाद करेंगे। जो आप राजा बनाने का सपना देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। और महाराष्ट्र में तो ये कहा कि ये हो सकता नहीं, पर मानव काशीराम साहब ने कहा और बहन जी ने कहा कि ये हो सकता है। और 3 जून 95 को बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन है। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मानव काशीराम साहब को, नहीं हम गलत थे, साहब ठीक थे। जो उन्होंने सपना देखा, उस सपने को उत्तर प्रदेश में साकार कर दिया। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि गलती हमारी थी और लगाया नारा कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौन जगाई। और दूसरा नारा लगाया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा दे के ठोकर। ये आप लोगों ने लगाया था नारा, हमारे दादाजी पिताजी ने लगाया नारा कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा दे के ठोकर। जो पहरेदार थे वो कमजोर हो गए, जो पहरेदार थे वो कमजोर हो गए। और जब किसी घर का पहरेदार कमजोर हो जाता है तो उस घर को कोई भी लूट ले। जब जिस समाज का पहरेदार कमजोर होता है उस समाज की वोटों को कोई भी लूट ले। तो हमारी वोटों को वैसे लूटने नहीं लगे, हमारे लोग पहरेदार जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो पद पर है उनकी जिम्मेदारी है। जो जिले में 48 से 50 लोग जो पदों पर हैं, वैसे तो एक उस पर विधानसभा में 1000 से ज्यादा पद है, मगर जो 48 लोग हैं जो पहरेदार बने हुए हैं, उनको समाज में ज्यादा काम करना चाहिए था, लगातार काम करके समाज को जगाना चाहिए था और एक चेंज होनी चाहिए थी, भाईचारा बनाना चाहिए था। मगर अफसोस की बात को हम टाइम नहीं दे पा रहे। और हमारे संगठन में 3 चीज बहुत जरूरी है, 3T, टाइम, टैलेंट और टैलेंट। अगर टाइम दोगे तो टैलेंट भी दोगे अपना। अब मैं कोर्ट में काम करता हूं, मैं एडवोकेट हूं प्रोफेशन से, तो मैं केस भी देख कर आता हूं। शाम को मुझे पता है काम मीटिंग जाती है, तो मैं अपना टाइम दे रहा हूं, अपना टैलेंट भी दे रहा हूं और मैं ट्रेजरी भी दे रहा हूं। मैं आने जाने में जो खर्चा होता है वो भी मैं वह कर रहा हूं। तो मैं तीनों चीज देने का काम कर रहा हूं, टाइम भी दे रहा हूं, टैलेंट भी दे रहा हूं, ट्रेजरी दे रहा हूं। और समाज अगर टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी देने लगेगा अपना, तो ये क्रांति दोबारा आ जाएगी। 14.6% वोट दिल्ली में था, उधर चला तो गया, वो दूसरे देश में तो माइग्रेट नहीं हो गया, वो तो यहीं पे है। उसको लाना आसान है। अगर एक बार सत्ता में आप आ जाओ, आपको पता है कि सत्ता में कैसे आ जा सकता है, तो दूसरी बार आना आसान है, मुश्किल नहीं आ रहा। इसलिए दिल्ली के अंदर सत्ता में आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग बना लें, थोड़े से हम जागरूक हो जाएं, थोड़े से हम सोच लें कि हमको टाइम देना है, शाम को 2-3 घंटे टाइम देना है। देखिए समय सबके बराबर है, 24 घंटे सबके पास होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे, या मानव बैठे के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैव 24 आवर्स। जो देश का प्रधानमंत्री है उसके पास भी 24 घंटे हैं। वो ये नहीं कह सकते मेरा नाम मोदी है, मुझे तो 48 घंटे दे। कह सकते हैं क्या? अंबानी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो अंबानी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे तो एक दिन में 48 घंटे चाहिए। Nobody can purchase a single second. कोई भी एक सेकंड नहीं खरीद सकता। प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, क्या? समय। समय सबके पास बराबर, और जिंदगी ही समय है। आपके पास समय ही है। कोई ना कोई, हर आदमी किसी न किसी के पीछे भाग रहा है, हर आदमी किसी न किसी के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई दौलत के, कोई प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी और के पीछे भाग रहा है, मगर एक चीज हम सबके पीछे भाग रही है, वो है मौत। क्या उससे बच सकते हो आप? कोई एक व्यक्ति उसी काम में, उसी समय 65 साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2500 साल की गुलामी को काट लेते हैं। उसी समय में मानव काशीराम साहब उसी समय में आपको एक विरासत देकर जाते हैं, और बहन जी उसी समय में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर आपको हम क्यों नहीं कर सकते? केवल सोच पर, सोच की बात है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द माइंड। सब कुछ माइंड पर डिपेंड करता है। इंसान ने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया तो उसको फिर कुछ लगने वाला है। हमें प्रॉब्लम क्या लगती है? क्योंकि हमने अपने माइंड को प्रिपेयर ही नहीं करा। अब मैं इनकी बात करता हूं, हरी किशन जी, एक एग्जांपल देना चाहता हूं। इन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया, कोई कुछ भी कहे मुझसे, मुझे झंडा उठाकर चलना चाहिए। क्या इनसे नहीं कहते हो?
क्या इनको डर नहीं है? मगर इनका माइंड सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठी हुई है कि मेरी पहचान बन चुकी है ये झंडा, अब मुझे झंडे के साथ जाना है, जहां भी जाना है। ये होता सबकॉन्शियस माइंड में। मैंने जैसे बना लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे डेली कहीं ना कहीं समाज में जाना है, लोगों को समझाने का काम करना है, क्योंकि मैं लोगों को बता सकता हूं और भी लोग बता सकते हैं, ऐसा नहीं बताते, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी मान ली। मैं पद पे रहूं या ना, बताना जाना रहता है। पद पर बड़ी बात नहीं होती है। नेता को जब दिखाई देता है तो नंबर दे देता है, नेता को दिखाई नहीं देता, मगर हम ऐसे ही काम करते रहते हैं। ये सोच होनी चाहिए। जब माननीय काशीराम साहब के साथ लोग काम कर रहे थे तो एक साथी मिले हुए, उनको बहन जी ने एमएलसी बनाया, एमएलसी बना के सम्मानित किया उनको, और किसी बात पर नाराज होकर उठा चले, तो उनसे मिलने का मौका मिला तो बुराई कर रहे थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मान्यवर अपने बच्चों की कसम खाना, जो मैं पूछ रहा हूं उसको सही जवाब दो। कह रहा ठीक है, आप पूछिए कि जब आप मान्यवर काशीराम साहब के साथ लगे थे, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एमएलए बनेंगे? क्या नहीं वकील साहब, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एमएलए बनेंगे, हम एमएलसी बनेंगे। हम तो आंदोलन में लगे थे, हमें तो आजादी चाहिए थी, हमें आजादी चाहिए थी उन चीजों से जो शोषण होता था, हम तो शोषण के खिलाफ आंदोलन में लगे थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम विधायक बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, या हमारे पास बिल्डिंग हो जाएगी। मैंने कहा आपको बहन जी ने और पार्टी ने सम्मानित किया, आपको विधायक बना दिया, फिर आप सपा में क्यों चले गए? आप सपा में क्यों चले गए? इट मींस कि आप बेईमान हो गए। जब पहरेदार बेईमान हो जाते हैं तो जो समाज है उसकी गलती में मानता नहीं। हमारा जो वोटर सपोर्टर है, हमारा जो मैं बात तो जानता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत छोटे लेवल के ऊपर तक आया हूं। ऐसा नहीं आज बना दिया, मैं उन समस्याओं को जानता हूं। ये हमारा परिवार है। जब तक हम इनको परिवार नहीं मानेंगे, जब तक हम माननीय काशीराम साहब की वेदना को नहीं समझेंगे। माननीय काशीराम साहब हर जगह जा लोगों को समझाने का काम करते थे कि मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको समझाना चाहता हूं। और माननीय काशीराम साहब ने तो कसम भी खाई थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे नाम पर एक भी गज प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेरा बैंक बैलेंस नहीं होगा, और पूरे जीवन मैं जो महापुरुषों का आंदोलन को लेकर चलूंगा। तो माननीय काशीराम साहब किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? माननीय काशीराम साहब की कहानी देखो, 5 रुपए का कोट और फटी बनिया। भाई हमारे लिए माननीय काशीराम साहब ने 5 रुपए का कोट पहन के लड़ाई लड़ी है, हम तो फिर भी कई हजार का कोट पहन रहे हैं। आज कितने लाखों लोग कोट पहन टाई में है, कितने लाखों लोग आज बहुत अच्छी जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। तो हमारे महापुरुषों तो आप में लड़ाई लड़ी है, हमारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी हमारा मन नहीं है लड़ने। सच्चाई तो यह है कि हमारा मन टूट चुका है। और किसने तोड़ा है? किसी ने नहीं तोड़ा आपका मन खुद अपने आप में। और मुझे लगता है कि जो यहां काम करता है लगातार, उसकी हर समस्या का समाधान होता है। या जो दिल से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसकी हर समस्या का समाधान होता है। क्योंकि अम्बेडकरवादी बनाना इतना आसान नहीं। अम्बेडकरवादी बनाना आईएएस बनना आसान है, पीसीएस बनना आसान है, जज बनना आसान है, वकील बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है। अम्बेडकरवादी बनना इनसे कहीं ज्यादा गुना इतना आसान नहीं है अम्बेडकरवादी बनना। लोहे के चने चबाने बनता अम्बेडकरवादी बनने को आपको न्यायप्रिय बनना पड़ता है, आपको लोकतांत्रिक बनना पड़ता है, आपको सम्मान देना पड़ता है, लोगों को आपको सम्मान देना पड़ता है। आपको जो सोच है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, समता, सत्यता, भाईचारे की, वो बनानी पड़ती है अपने माइंड में। जब आपको इंसान को इंसान समझना पड़ेगा। आप तू तड़ाक से बात नहीं करेंगे, आप किसी से लेफ्ट से बात करेंगे, आप किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये अम्बेडकरवादी है। अगर महाराष्ट्र में भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर राजस्थान में कोई प्रॉब्लम होती है, तो दर्द अम्बेडकरवादी के दिल्ली में होता है। वहां ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? अपने प्रॉब्लम से तो प्रॉब्लम सबको होती है, मगर दूसरे लोगों की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होना वो इंसान होता है। या किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहां तो पहले तो धर्मों में बांटा हुआ है, फिर जातियों में बांटा गया है, जातियों में फिर वर्गों में अलग अलग टाइटल में बांटा गया है, और जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति को कभी नहीं करते। तो लोगों को डिवाइड एंड रूल किया गया। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो कहा कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। मगर भारत के लोग नहीं कहेंगे तुम कौन हो भाई? कहेंगे मैं तो वो हूं फलाने जी। तुम कौन हो? मैं तो मिश्रा जी हूं जी। आप कौन हो? मैं तो शर्मा जी हूं, मैं तो ये सबके टाइटल हैं, सब कुछ है, एक अलग व्यवस्था बना रखी है। पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको व्यवस्था को काटकर आपको मूल मंत्र दे दिया। एक वायरस मानता हूं उसको, वायरस जिसके अंदर एक वायरस डल जाता है, वो वायरस चैन नहीं लेता।
और हमारे समाज के अंदर तो 2500 साल से वो वायरस लगातार था, उसका कोई एंटीवायरस नहीं बना पा रहा था। जो वायरस था, धर्म का जो वायरस था, दिमाग में डाला जा रहा था, गुलामी का वायरस, आपको ये समझा दिया गया था कि आप पुराने जो कर्म हैं आपके, उसका आपका वही सब सारा कुछ जो आपने जन्म लिया है जाति में, पुराने कर्मों की सजा है। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कर्मों पर कोई सजा नहीं है भाई, आपको तो पढ़ने की सजा है। आप पढ़े नहीं तो ऐसा हो रहा है, आप समझे नहीं तो ऐसा हो रहा है, आपने बोर्ड का सही इस्तेमाल नहीं कर तो ऐसा हो रहा है। ये तो हम लोग समझा रहे हैं, ये तो ये लोग समझा रहे हैं, यहाँ के लोग बैठे हुए समझा रहे हैं आपको कि ये कर्मों की सजा नहीं है भैया, ये पुराने कर्मों की सजा नहीं, तो इस जन्म के कर्मों की सजा है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने ज्ञान नहीं लिया, आपने वोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने महापुरुषों के विचारधारा को नहीं आपने अंगीकृत किया, नहीं आपने मन में लिया। और जिस इंसान ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानवता काशीराम साहब को धोखा देने का काम किया है, वो इस देश में कभी स्थापित नहीं हुआ है। कितने लोग आए बाबा साहब के नाम पर, बहुत आगे गए लोग, एमपी बने, एमएलए बने, आज कौन जानता है। मगर बहन तुम्हारी मायावती जी ने आपके सामने ये स्थापित करने का काम किया है, देश में सबसे बड़ा कोई नेता है तो बहन जी नेता है। इस बात से आपको क्यों है बहन जी सबसे बड़ी नेता, कि बहन जी दूरदर्शी। जब नेताओं को पता लगता है, बहन जी पहले सोच लेती है, इंडिया, सब लोग कहते हैं इंडिया में बहन जी नहीं जा रही, इंडिया में बहन जी नहीं जा रही, बहन जी को पता है इंडिया का गठबंधन जो है, स्वार्थ का गठबंधन है, ये टूट जाएगा भाई। अब बिहार में क्या हुआ, टूट गए। इधर अपने दिल्ली वाले भी कह रहे थे कि हम नहीं लड़ेंगे इनके साथ, कांग्रेस के साथ में, और कई लोग अलग अलग हो गए। तो ये गठबंधन नहीं है, आपकी अपनी ताकत है। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा ज्यादा है, आपको केवल वोटों को आपको वैसे नहीं मिल सकता। इस वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930, 31, 32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, अपने बच्चों की कुर्बानी की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुत्र, सबसे प्यारा पुत्र राजरत्न, सबसे प्यारा पुत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, मगर उनको जाना पड़ता है दवाई के अभाव में, बहुत सारी चीजों में, वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मगर उनको भी वो छोड़ कर गए हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आप बात करेंगे तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें मिस्टर गांधी और कांग्रेस नहीं गए, बॉयकॉट किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपकी बात रखने का काम किया, मगर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि जो मिस्टर गांधी हैं ये कुछ ना कुछ वहां करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सारे अच्छे संविधानों को पढ़कर गए थे कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा, और मिस्टर गांधी क्या कर रहे थे, नरसी का बहार, गंगा जल लेकर गए थे। अब मिस्टर गांधी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने नहीं टिकने वाले थे, और मिस्टर गांधी ने कहा कि मैं वोटिंग के अधिकार के खिलाफ हूं, दलितों को वोटिंग का अधिकार मिले, मैं इसके खिलाफ हूं। 3 प्रकार के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग का अधिकार। पहला, ग्रेजुएट हो, दूसरा जो टैक्स देता हो, जिसमें जमीन जायदाद हो टैक्स देता हो, और जिसमें जो टैक्स देता हो जिसमें जमीन जायदाद हो, 3 प्रकार के लोगों को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोग ना तो पढ़े लिखे हैं, ना मेरे लोगों पर जमीन जायदाद है, और ना टैक्स देते हैं, तो मेरे लोगों को तो वोटिंग का अधिकार मिलेगा। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। जिसकी 21 साल की उम्र, पहले 21 साल की, जब 18 साल बनती है तो 21 साल की, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनसे जीते और आपको वोटिंग का अधिकार मिला। वोटिंग के अधिकार मिलकर आपको राजा बनाने का रास्ता दिया। हमें वोटिंग के अधिकार को कभी नहीं रहे। इस देश में 3 खजाने हैं। पहला खजाना प्रधानमंत्री के पास है, आपका कोई हिस्सा है। दूसरा खजाना देश के मुख्यमंत्रियों पर, जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन पर दूसरा खजाना, क्या आपका देश में कोई मुख्यमंत्री है। और तीसरा खजाना जो निगम होती है उन पर है, दिल्ली में लगा लीजिए आप। तीनों खजानों में आपके पास में कोई भी आपका कोई हिस्सा नहीं है, चाबी आपने दूसरों को दे दी। वोट तुम्हारी, राजा तुम बना सकते हो, चाबी आपके समाज में दूसरे को दे दी है। अब उससे कह रहे हो कि खजाने में थोड़ा हमको दे दो भैया, हमारे बच्चों की फीस दे दे, हमें थोड़ा सा भी स्कॉलरशिप दे दो, हमें पानी दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें लाइट दे दो, हमें दे दो, मांग रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब ने आपको देने वाला था, आप तो पीढ़ी वाले समाज। अगर आप पर राजा बनाने की चाबी नहीं होती तो जो 5 साल के बाद में जब प्रत्याशी आता है आपके पैरों पे हाथ लगाता है कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे दो, तो आपके पास ऐसी कौन सी जड़ी है जो आशीर्वाद देकर राजा बना देगी।
कौन सी जड़ी है? जो आपकी शिकल नहीं देखना चाहता हमारे लोगों की, जो हमारे लोगों को घरों में नहीं जाना चाहता, जो पानी नहीं पीना चाहता, नफरत करता है हमारे लोगों से, हमारे लोगों को अधिकार मारता है हमारे लोगों के, उनके पास में ऐसी कौन सी चीज है कि 5 साल के बाद आते हैं और आपसे राजा लेकर बढ़कर चले जाते हैं? वोटिंग का अधिकार, केवल वोटिंग का अधिकार। हमारे जो पहरेदार थे उनको नहीं बचा पाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, ईमानदारी और डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, वो आपको बेटी तो दे देंगे मगर वोट नहीं देंगे। वो आपको वोट देने वाले नहीं। बेटी तो इसलिए दे देंगे क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा प्रोविजन कर दिया है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी है कि कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी का साथी चुन सकता है, उसका कोई टक्कर नहीं कर सकता। इसलिए उनके हाथ में नहीं है, वोटिंग तो उनके हाथ में है, वो वोट नहीं देंगे आपको। वो राजा वो घूमने चले जाएंगे, नोटा पर डाल देंगे, किसी और को कर देंगे, मगर आप क्रांतिकारी लोगों को नहीं बनाएंगे राजाओं। उनको पता है कि अगर ये राजा बन गया तो सारी व्यवस्था को चेंज कर देगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक आपकी जब सरकार थी तो आपके बच्चों के 0 बैलेंस पर एडमिशन होते थे, नहीं होते थे एडमिशन बताइए? मगर हमने कभी चर्चा नहीं करी, हमने कभी चर्चा नहीं करी, और मीडिया हमारी चर्चा करेगा। हमने कभी चर्चा नहीं करी कि हमारे 0 बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे। हमने कभी चर्चा नहीं करी कि देश का जो सबसे महंगा इलाका है, सेक्टर 14, सेक्टर 15, फिल्म सिटी, ये देश का सबसे महंगा इलाका है, और इधर तो सबसे महंगा इलाका है, और इधर हमारी विरासत पहले कुमारी मायावती ने बनाई है नोएडा में, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र। हमने कभी चर्चा नहीं करी। देश की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ में बनाई है, हमने कभी चर्चा ही नहीं करी। इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट जो नोएडा में के अंदर ही है, जो पूरे देश का 1 नंबर हुआ है, हमने कभी चर्चा नहीं करी। हाईवे बहन ने बनाने का काम किया, डिस्ट्रिक्ट बनाने का बहन ने काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, कॉलेज बनाने का काम किया, विद्यालय बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने क्या क्या काम नहीं करा बहन जी ने, मगर हमने चर्चा नहीं करी, और मीडिया हमारी चर्चा करने के लिए है नहीं तैयार। मानव काशीराम साहब ने कहा ना, मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपके अगेंस्ट है। क्योंकि मानव काशीराम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जब राम मंदिर का चल रहा था, तो मानव काशीराम से मीडिया वाले ने पूछ लिया, क्या आप मंदिर बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, आप किसके फेवर में हैं? तो साहब ने कहा कि ना मैं मंदिर बनाना चाहता, ना मैं मस्जिद बनाना चाहता, मैं तो टॉयलेट बनाना चाहता हूँ महिलाओं के लिए। हमारी बहनें जब जाती हैं तो उनके लिए टॉयलेट के लिए नहीं होता, बहुत परेशान होती है। ये कहा तो उन्होंने काट कर दे दिया, मीडिया ने काटा कि काशीराम तो मंदिर और मस्जिद की जगह टॉयलेट बनाना चाहते हैं। तो मानव काशीराम साहब की मीडिया कभी हमारा हो नहीं सकता, जिस मीडिया की बातों में आप आ जाते हैं। और मीडिया कभी क्या हमें दिखाता है, उत्तर प्रदेश में लड़ाई हो तो टक्कर में कौन है, सपा और भाजपा, हमें क्या टक्कर में दिखाते? अरे हम नेशनल लेवल की पार्टी है, देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टी है, पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी बहुजन समाज पार्टी की, आम आदमी पार्टी की आती। 6 नेशनल लेवल की पार्टी में से आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर की पार्टी है, और हम कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके, हम कहते हैं पार्टी खत्म हो गई। एक राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारा, हम कहते हैं खत्म हो गई। 4 करोड़ से ज्यादा वोट एंड सपोर्ट आपकी है, आप कहते हैं पार्टी खत्म हो गई। पार्टी आपके दिमाग में खत्म हो रही है पार्टी। और वो लोग चालाक लोग हैं, वो भ्रमित करते हैं आपको। वो भ्रमित इसलिए करते हैं, कैसे भ्रमित करते हैं मैं बताना चाहता हूँ। किसी बात को 4 लोग बार बार कहेंगे तो वो बार लोगों के दिमाग पर जाएगी। पहले 2007 में क्या बोला, 2007 से 2000 पत्थर की सरकार, पत्थर की सरकार, पत्थर की सरकार, बहन जी ने पत्थर लगा दिए, बहन जी ने बहन जी ये नहीं बोला किसी ने कि बहन जी ने अपनी विरासत बना दी। सब लोग कहते हैं तुम्हारी विरासत कहाँ है, तो उन्होंने हमारे दिमाग में भरा कि पत्थर की सरकार है, और हमारे लोग भी कहने लगे कि बहन जी ने पत्थर लगा दिया, बहन जी इससे बढ़िया तो हॉस्पिटल बनवा देते, इससे बढ़िया तो सब कुछ बनवाया था बहन जी ने, मगर हमारे लोग बोलेंगे ये करा देंगे। कैसे वो लोग आपके दिमाग में भ्रमित फैलाते हैं, आप भी फैलाते हैं, आप भी फैला सकते हैं। ये फार्मूला है, आपको बता दूं क्या फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है, अब फार्मूला ये है कि यहाँ पर सेवालाल जी बैठे हैं, अब इधर बैठे हुए हैं तंवर साहब, इधर बैठे हैं भारती जी, इधर बैठे हुए हैं हम लोग हैं। हम चारों लोगों ने प्लानिंग लगाई कि आज हमें सेवालाल जी के साथ में कुछ मजाक करना है, इनके दिमाग में भ्रम डालना है। हम चारों ने प्लान बनाया कि आज ये मिलेंगे तो इनसे बोलना है कि तुम्हारी आंख पीली हो रही है,
और तुम्हें पीलिया हुआ। सबसे पहले तंवर साहब मिले, सुबह सुबह मिल गए इनको, क्योंकि हमने प्लानिंग बना दी थी। निर्मित कहते थे मीडिया चलता था, सब इसका चला था। तंवर साहब ने कहा कि भाई मान्यवर आपकी आंख पीली हो रही है। कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं पीली नहीं हो रही मेरी आंख तो। कि नहीं हो रही है। इनके दिमाग में बात डालते चले गए। अब उसके बाद भारती जी मिल जाते दोपहर को 11 बजे करीब 11 बजे मिल गए। कह रहे मान्यवर आपकी तो आंख पीली हो रही है, आपका चेहरा पीला हो रहा है, क्या चक्कर है? कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। अब वो अपनी बात कहते चले गए। अब जैसे खाना वाना खाया 2-3 बजे करीब मैडम मिल जाती है। अब मैडम बोले सर सब ठीक ठाक तो है, आपकी आंख तो बिल्कुल पीली लग रही है, आपका चेहरा तो बिल्कुल पीला लग रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ वो तो नहीं है? कहना नहीं ऐसे बिल्कुल कुछ बात नहीं है, ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है। अब इनके दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया। अब शाम को मैं मिल जाता हूँ, कोट पैंट टाई पहन के मैं मिल जाता हूँ, तो शाम को कुछ पत्रकार बैठे सारे कह रहे सर एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे, आपको हो रहा है पीलिया, आपकी आंख पीली है और आपका चेहरा पीला है। अब इनके दिमाग में बात बैठ गई कि 4 लोग गलत नहीं हो सकते, 4 लोग जो बार बार इस बात को कह रहे हैं गलत नहीं हो सकते। तो शाम को घर जाते हैं तो मिसिस से कहते हैं कि मेरी आंख चेक करो जरा। कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं नहीं तू झूठ बोल रही है, वो 4 लोग पागल है क्या कह रहे हैं, ना मेरे को पीलिया हो रहा है, और डॉक्टर के चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो मीडिया वाले लोग हैं सुबह शाम एक बात को चलाते रहते हैं, आपके दिमाग में डालते रहते हैं। फिर हमारे लोग भी इसी बात को बोलते हैं कि मीडिया झूठ थोड़ी बोलता है, इसलिए मीडिया की बात पर विश्वास मत करो, जमीन पर विश्वास करो। जब समाज हमारा ज्यादा है तो वोट हमारा ज्यादा क्यों नहीं है, इस पर सवाल पे इस बात पर करो, क्यों सवाल नहीं है? इस गांव में जब वोट हमारा है, समाज हमारा है, तो ये वोट क्यों नहीं दे रहे, इस बात पर चर्चा करो। चर्चा तो इस बात होनी चाहिए, क्या बहन जी ने मना करा कि वोट मत देना? क्या बहन जी मना करना है? क्या बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता, नया कार्यकर्ता, क्या किसी से मना करता है कि वोट मत डालना? बताइए आप लोग। इन्होंने अपने मन में बना लिया है कि पार्टी कमजोर होगी, और ये जो मन में बना लिया है, जो लोगों ने भ्रमित फैलाया था आपको, वो कामयाब हो गए अपने कुछ मगर। ये अब का नहीं है, ये षड्यंत्र लोग अब का नहीं है, पहले भी षड्यंत्र कैसे होता था। पहले षड्यंत्र कैसे होता था, आप जब स्टडी पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो जब पुरोहित पंडित होते थे, उनकी पूछ कम होने लगती थी राज्य में, तो वो आपस में मीटिंग करते थे कि भाई राजा पूछ नहीं करना हमारा, राजा तो अपने कामों में लगा हुआ, राजा पूछ ही नहीं करना हमारा, तो फिर क्या करें? तो वो जो व्यापारी होते थे उनके कान में बात करते थे कि राजा बहुत ज्यादा टैक्स लगाने वाला है, जिनको निकलना निकल जाओ। तो सारे व्यापारी दूसरे राज्य में चले जाते थे और राजकोष जो था टैक्स कम हो जाता था। अब राजा क्या पूछती थी, भाई कैसे है, ये तो टैक्स कमा रहा है, तो भाई हमारे राज्य में क्या हुआ? कह रहे राजा साहब आप इतने लंबे समय से पूजा नहीं कराइए। अब जितने भी आपके देवी देवता थे, जितने भी आपके थे सारे, वो लोग लूटे हुए हैं। अच्छा ये बात है, सब पूजा कराओ, तो सबकी बातचीत होने लगती थी। सारे पुरोहित आते थे, सबको बड़ा चमकाना पड़ता, सब कुछ होता है। और फिर उनमें से एक आदमी जाता था, राजा ने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब राजा कोई टैक्स नहीं लगाने वाला, अब तो रिबेट ऑफ देने वाला है आपको, सब आ जाओ, सारे उल्टे आ जाते थे। तो राजा समझता था कि इनकी पूजा में बहुत ताकत है, तो भ्रम पहले ही फैलाते थे। तो ये जो भ्रमित फैलाने वाले लोग हैं, जो भ्रम फैलाने वाले लोग समाज में है कि समाज के लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मैडम है डेली जाती, महिला होके डेली कहीं ना कहीं मीटिंग करती है, जाती है, सारे पूरा जीवन निकल गया। अभी भारती जी बता रहे थे कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं, जब तंवर साहब बैठे कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं, उधर अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके दिल में पीड़ा है, जब तो जगह दे दी है। इधर ये जो लोग हैं झंडा उठाकर अपने दिल्ली में जाने वाले, ये आप सब लोग जितने भी बैठे हैं, इधर मैडम बैठे, कृष्णा जी बैठे, इधर डॉक्टर साहब बैठे, आप सब लोग बैठे हैं, क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? अगर कोई ये कहे आपसे कि आप काम नहीं करते, तो आप कहेंगे यार काम तो कितना करते हैं हम, मगर तरीका है कि काम जो है वो सही तरीका से नहीं हो रहा है। हर काम करने का तरीका हो, काम तो करना है यार। मैं औरों की तरह नहीं कहूँ कि आप नहीं काम करें, आप ये है, आप वो नहीं, मैं उन्हें कहने वाला, मैं ये कहने वाला हूं कि आप जैसा ईमानदार कार्यकर्ता पूरे देश में नहीं है। मैं ये कहने आया हूं, केवल आप अपनी पोटेंशियल को पहचान जाइए, केवल आप अपनी ताकत को पहचान जाइए। आप जिस दिन अपनी ताकत को पहचान जाएंगे उस दिन बात बन जाएगा। केवल हम भाईचारा पैदा करने चले जाएं, केवल हम ये ना सोचें कि वो हमारे पास आएगा, नहीं हमें उनके पास जाना, हमें उनके पास जाना है कि तंवर साहब ये बताइए आप नाराज कैसे, ये बताइए मैं आपकी नाराजगी कैसे दूं? चलो मुझसे नाराज हो गए, पार्टी से जब नाराज, पार्टी तो मां है हमारी, ये तो सम्मान है हमारा, तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार कह तो सही रहे,
मेरी उस आदमी से बनाने आपकी से नाराजगी हो सकती है, मगर मेरी पार्टी से क्या नाराजगी है? भैया कुछ मत करो, काम मत करो, मत दो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, जिस दिन वोट पड़े उस दिन कम से कम हाथी के चुनाव दिन पर मोहर तो लगा। वो कहेगा ना ये काम तो मैं कर दूंगा। तो दिल्ली में आपकी 20 से 22% वोट है, और जिस दिन आपकी दिल्ली में 20 से 22% वोट आ गई उस दिन मुख्यमंत्री आपका बनेगा, दिल्ली आपकी होगी और आप। मगर हम कहने के तैयार ही नहीं। पहले हमने माइंड बना लिया नहीं कि तो बीजेपी का आदमी है, तो कांग्रेस का आदमी है, तो आम आदमी पार्टी का आदमी है। पहले माइंड बना लिया नहीं, माइंड नहीं बनाना, हमको लेके आना, उनको जाना, उनको घुसना उनके अंदर हमें। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक पार्टी का स्तर नहीं बढ़ पाएगा। बहन जी ने कह दिया कि अपने लोगों को जोड़ने का काम करो, ओबीसी को जोड़ने का काम करो, और समाजों को जोड़ने का काम करो, उन सब लोगों को जोड़ने का काम करो जो न्यायप्रिय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे में विश्वास करते हैं, सबको जोड़ने का काम करो। हम अपने लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, कैसे जोड़ने का काम करेंगे आप बताइए? नहीं जोड़ पाएंगे आप। तो इसलिए जो सरकारें हैं वो आपके बारे में नहीं सोचेंगी, वो आपके बच्चों के बारे में कोई योजना नहीं बनाएंगी। अभी दिल्ली में आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, तुम भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में G20 हुआ, 4100 करोड़ रुपए लगाया, 4100 करोड़, छोटी मोटी रकम नहीं, 4100 करोड़ रुपया। और आपकी बस्तियों को ढक दिया गया, हरे पर्दे लगा दिए गए आपकी बस्तियों के सामने। जहां जहां आपकी बस्तियां थी, जहां जहां गंदे लोग थे, जहां जहां ये सफाई नहीं कर सकते थे सफाई, 41 करोड़ में से रुपया लगा के आप रोड बना सकते थे, आपकी बस्तियों को अच्छा बना देते, सुंदर बना देते, मगर नहीं बनाना ना, पर्दा लगा दिया आपको ढक दिया। जब 41 करोड़ रुपए लगा के आपको पर्दा लगा सकते हैं, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप कितना भी चिल्ला लीजिए, आप कितना भी सड़कों पर उतर जाइए, हम आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, जो करना कर लीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार सरकार बदल दीजिए, वोटिंग से सरकार बदल दीजिए ना, ये घुटनों के बल आ जाए जब कहना। आप एक प्रकार से जीत सकते हैं। 5 ताकत होती है देश के अंदर, 5 ताकत, बड़ी ताकत। पहली ताकत है नौकरी की ताकत। आप मात्र 8% 12% नौकरी में हो, आपके लोग जो IAS है, BCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर 8% है, केवल 8-12%, 88% लोगों के आप नौकरी में नहीं जीत सकते। हाई कोर्ट में उनके जज, सुप्रीम कोर्ट में उनके जज, सेक्रेटरी उनके, PCS उनके, IAS उनके, सब लोग तो उनके हैं, कैसे जीतोगे आप बताइए? आप सोच रहे पहले नौकरी ले लो, उसके बाद जीतेंगे, नहीं जीत सकते आप लोग। फिर जमीन की ताकत, जमीन आप पे मात्र 6% जमीन है, देश की पूरे 6 से 8% जमीन है, उन पर 92-94% जमीन उनके पास है। 500 बीघे की जोता है। किसान तुम्हारा है कोई? ये किसान आंदोलन हो रहा है तो किसान है क्या? बताइए आप लोग, तो किसान वहां पे है आपको? आपके कितना होगा? ज्यादा 100 बीघे होगी, एक आदमी पर काम हो जाएगी। तो आपके पास में जमीन की ताकत भी नहीं है। फिर है व्यापार की ताकत। व्यापार आपके पास में करते नहीं नौकरी, आप व्यापार आपके पास 6% है, उनके पास 94% व्यापार है। हमारे लोग व्यापारी बनते नहीं है, नहीं बनते हमारे लोग। कोई बाप अपनी बेटी के लिए अगर लड़का ढूंढने जाए, आप लोग करते हैं, तो क्या कहेगा कि जी देखो ये व्यापारी आदमी है, बिजनेस करता है, 4 लाख रुपए महीना कमाता है। आप बोलोगे शादी क्यों? तो ये नहीं बता दिया कमाता क्या करते हैं, अरे इसको कर दूंगा मैं नौकरी। हम क्या है, हमारे दिमाग में नौकरी है, बिजनेस में नहीं है। तो वो कितने हैं? 94% उनके सब उनके विदेश से पढ़ के आते हैं, BA वो उनके पास करके आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री करके आते हैं, MBA करके आते हैं, वो अपना बिजनेस चलाने का काम करते हैं। तो 94% हम बात कर 6% है, तो हम बिजनेस में उनको मुकाबला नहीं कर सकते बिजनेस में मुकाबला। अब ले लो धर्म, धर्म में हम 0 है, वो 100% है। इसलिए वो आप लोगों को क्या करते हैं, धर्म के नाम पर आपके नौजवानों को कहते हैं कावड़ लेकर आओ, फूल बरसाएंगे। कौन? मिनिस्टर फूल बरसाएंगे, SSC फूल बरसाएगा, DM फूल बरसाएगा। और नौकरी मांगने जाओ तो वो भी डंडा बरसाएंगे आपका। आपको कोई धार्मिक काम करना है, सारी पुलिस लग जाएगी आपके साथ में, आप जय जयकार करेंगे। तो वो आपको धर्म के जहां 100% है उस पर वो अपने पिच पर खेलते हैं, 100% वाले पिच पर खेलते वो। इसलिए हम जीत नहीं पाएंगे वहां पर, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो धर्म के नाम पर। राम मंदिर बनाया, देखा आपने? राम मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने अपनी सरकार बनाने का रास्ता क्लियर करा। घर घर राम आएंगे, कहां से निकाले बताइए, कहां से? तो धर्म के नाम पर एक जो हम 0 है और वो 100% है, इसलिए हम उसमें भी नहीं जीत पाएंगे, उसमें भी नहीं जीत पाएंगे। और धर्म उसका होता है जो राजा होता है। अगर तुम्हारा राजा तुम्हारा धर्म चलेगा, राजा नहीं धर्म नहीं चलेगा।
ये उत्तर प्रदेश में आप देख चुके हो। जब 2007 से लेकर 2012 तक सरकार थी हमारी, तो उत्तर प्रदेश को बुद्ध में उत्तर प्रदेश बनाने का बहन जी ने काम किया। यानी क्या बताइए आप, गौतम बुद्ध किसने बनाया? बहन जी ने बनाने का काम किया। तब जैसे घुसोगे आप दिल्ली से, गौतम बुद्ध की मूर्ति और सारा दिखा देता है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मैंने बताया आपको सब बनाने वाले। तो जिनका राजा होता है धर्म उनका चलता है, तो आप धर्म में भी जीरो। अब पांचवी जो ताकत है वो राजनीतिक ताकत है। मान लो काशीराम साहब ने बताया 80% हो वो 15% है, क्या 85% से कभी 15% जीत सकता है? अगर आप जीत सकते हो तो केवल राजनीति में जीत सकते हो और किसी में नहीं जीत सकते हो। और हमारे लोग क्या कहते हैं, ये तो धन्य है प्रधान जी का कि यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए, नहीं तो कहते हैं नहीं राजनीति की बात करो और सबकी बात करो। राजनीति वाले बीएसपी वाले आ जाते हैं, राजनीति बात करते हैं, पर राजनीति की बात मत करो। अरे भैया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति की बात बता कर गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। तो क्यों कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? बाबा साहब ने तो न कहा कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दो तुम कुछ और बनना है। बाबा साहब ने यही क्यों कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि मैंने वोटिंग का अधिकार इनको दे दिया है, जनसंख्या इनको ज्यादा है। जिस दिन इनकी समझ में आ गई और वोट अच्छी तरह कर दिया इन्होंने, राजा इनका बन जाएगा 2007 से लेकर 2012। हम कहते हैं राजनीति की बात मत करो। अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो जिनकी दादी को 30 गोली मारी, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, वो तो राजनीति छोड़कर भाग जाते इटली में अपने इंसान और वहां पर बिजनेस करते। राहुल गांधी को जिद है कि बनना तो प्रधानमंत्री बनना नहीं, कोई बनना नहीं। अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो उत्तर प्रदेश के बाबा को आप जानते होंगे, योगी को, भाई वो तो मटके मठाधीश है ना, योगी भी है, शादी भी नहीं करी, बचपन से योग ले लिया उन्होंने, वो तो भगवान से मिलने वाले थे। जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका आया, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने फिर मुख्यमंत्री बने, जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो उन्होंने बोला कि मुझे भैया मटपट नहीं चाहिए, मुझे ना मतलब भगवान से, मुझे तो मुख्यमंत्री बनना भाई। अगर राजनीति बुरी होती, और हमारे लोग राजनीति की बात नहीं करना चाहते। इस देश में अगर समस्या है तो राजनीति की वजह से समस्या है। इस देश में एजुकेशन नहीं है तो राजनीति की वजह से नहीं है। इस देश में न्याय नहीं मिल रहा तो राजनीति की वजह से नहीं मिल रहा। इस देश में सड़कें नहीं है, इस देश में बलात्कार हो रहा है और न्याय नहीं देश में मिल रहा है तो राजनीति की वजह से हो रहा है। सब राजनीति को पकड़ करते हैं, क्योंकि राजनीति डिसाइड करती है कहां से रेल निकलेगी, कहां से मेट्रो निकलेगी, कहां स्कूल बनेगा, कहां पर एम्स बनेगा, कहां यूनिवर्सिटी बनेगी, कहां क्या बनेगा। झुग्गी को उठाकर कहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाएंगी, उनको दे दी जाएगी। जब हमारी सरकार बनी तो एक नारा और दिया था मैंने काशीराम साहब, जो सरकार नहीं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, ये बोला ना। तो मानव काशीराम साहब आवासीय योजना देने का काम किया, आपको घर देने का काम किया। तो जो मानव काशीराम साहब ने सपने पार्टी के जो नारे थे वो नारे मात्र नारे नहीं थे, बहन कुमारी मायावती जी ने उनको पूरा करने का काम। मगर हमारे लोग समझ ही नहीं रहे। ऐसा नेता, बहन जी जैसा नेता सदियों में एक दो पैदा होता, ऐसे नेता पैदा नहीं होते। कितने नेता आपने देखे होंगे जो अपनी एक एक सीट के लिए टेलीविजन पर होते हैं कि भैया ने 2 सीट नहीं दी। कितने नेता आपने देखे होंगे जो एक सीट के लिए, केवल एक सीट के लिए अपनी पार्टी को बीजेपी में लेकर देते हैं, एमपी बन जाते हैं उदित राज जी। और आप क्या हो रहा है, कितने नेता देखूंगा, कितने नेता देखे होंगे कि जो हमेशा सत्ता में रहे मगर आज कोई पूछने वाला नहीं है। उनके जाने के बाद पार्टी और तोड़ दी, बेटा हनुमान बना बैठा है और चादर को तोड़ लिया। कितने नेता देखे आपने? बहन जी आपकी सशक्त नेता है, वो अकेली खड़ी हुई है, वो अपने समाज से मोहब्बत करती हैं, आपसे मोहब्बत करती हैं, हमसे मोहब्बत करती हैं, वो इसको बचाना चाहती हैं। और बहन जी ये कहती है कि आप लोग खड़े हो जाओ। साहब क्या इस जमीन को लेकर गए? साहब कुछ लेकर गए यहाँ से? बाबा साहब कुछ लेकर गए? क्या मैं कुछ लेकर जाऊंगी? ये जो घर बनाया है इसकी रक्षा आपको, अगर आप लोग इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नौजवान आगे नहीं आएगा, आप लोग नौजवानों को तैयार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारा अपना घर है। और देखो जी, अपना घर अपने घर, आप दूसरी जगह जाओगे वहां आपको शहर में डाल दिया जाएगा, वहां आपका मान सम्मान नहीं करा जाएगा, वहां आपको शहर में डाल दिया जाएगा। वहां तो आप कितने भी बड़े नेता हो, SC ST शहर, OBC शहर उनमें डाल दिया जाएगा आपको। वहां आपको बात करने का अधिकार भी नहीं है। दिल्ली जैसे बात देख लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए। जिन केजरीवाल आए और बोला कि मैं देश की हिस्ट्री बदल दूंगा,
करप्शन फ्री इंडिया कर दूंगा मैं, वो करप्शन फ्री दिल्ली भी नहीं कर पाएगी। और जो उन्होंने एफिडेविट दिया, लिख के दिया कि मैं कसम खाता हूं अपने बच्चों की कि भाई मैं कभी बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कहा ना हो रहा है, तो सबसे बड़े घर में रहते हैं। अभी उसकी मरम्मत कराई गई है, अभी उसकी मरम्मत कराई गई है, 50 करोड़ रुपए लगाए मरम्मत करने में, 50 करोड़ रुपया। केस भी चल रहा, उनका एफआईआर हो गई। दो स्टेट की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, पंजाब की अलग सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी अलग लेकर चलते हैं। हम आम आदमी नहीं है, वो बिजनेसमैन बन चुके हैं। उन्होंने बोला है कि मैं बनिया का बेटा हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। और आपको क्या दे दी? दारू। दवा का इंतजाम तो करा नहीं, मैं दारू का इंतजाम जरूर कर दिया। और बोला कि मैंने दवा दारू का इंतजाम कर दिया। भाई तो हमारे लोगों ने क्या कहा, दवा तो बाद में आएगी, पहले दारू पी लेना, दारू पी के बीमार होंगे फिर दवा की जरूरत पड़ेगी, तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। समाज दारू पी के पट पट मरता है, जा हाँ समाज भाग के जा। तो वो आपकी व्यवस्था करके बैठी है कि आपके बच्चों को केवल वो बिल्डिंग दिखाएंगे, एजुकेशन नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं देने वाले आपके बच्चों को। नहीं, इस देश में 3 चीज फ्री होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी अगर देश में, बहन जी अगर आप सब लोग तैयार हो जाए और बहन जी इस देश में प्रधानमंत्री बन जाए, तो बहन जी 3 काम सबसे पहले करेंगे। एजुकेशन फ्री करेंगे, क्या किसी का बच्चा हो जो विदेश में, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, किसी का बच्चा हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं ना, हमारे लिए एजुकेशन तो फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से सिर्फ नौकरी नहीं मिलती है, एजुकेशन से इंसान बनता है। एजुकेशन से पता लगता है कि उसको व्यवहार कैसा करना है, एजुकेशन से पता लगता है कि उसको कैसे अपना जीवन जीना है। एजुकेशन आदमी को इंसान बनाती है, इंसान को इंसान बनाने का काम करती है। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए पूरा हर इंसान। तीसरा, न्याय फ्री होना चाहिए। अगर 3 चीज देश में फ्री हो जाए, किसी को कोई पैसा ना देना पड़े, तो आदि समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाए। बताइए आप लोग, भाई आपको अगर आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगे, केवल एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि आपके बच्चे भी इंग्लिश बोले, आपके बच्चे भी अच्छी नौकरी पर जाए। उनके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे और आपके बच्चे क्या है, 8वीं पढ़ने के बाद में हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, सेंट जोसेफ में पढ़ेंगे, पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, उनके बच्चे फलाट के इंग्लिश बोलने का काम करते हैं। तो आप लैंड ट्रबुल है या उनको किताब पढ़े, इंग्लिश की तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। तो ये जो अंतर है, एजुकेशन का जो अंतर है, केवल आपको साक्षर बनाने का काम कर रहे हैं कि आप इतना हो जाए कि अपना नाम बता दें, आपको कंपटीशन ना बता दें। 8वीं तक बच्चा जब पढ़ेगा, उसको अगर पढ़ाई नहीं आएगी तो उसका मनोबल टूट जाएगा। जब मनोबल टूट जाएगा तो आगे पढ़ने का काम नहीं करेगा। तो आपके बच्चों को अनपढ़ बना रहे हैं, मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। कौन उनकी मजदूरी करेगा, कौन ड्राइविंग करेगा, कौन माली बनेगा, कौन गाड़ी धोएगा, सब इंतजाम बनाने का काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल अपनी पार्टी की बुराई करने का जो समाज चल रहा है, बुराई कर रहा है। ये जो आंदोलन है हमारा, ये पवित्र आंदोलन, पवित्र आंदोलन के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। कुर्बानी क्या देनी है, अपने 24 घंटे में थे आपको समाज को 2 घंटे कम से कम देते। 1 घंटा अपने शरीर को दो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि शरीर को अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ 3 हमारी हेल्थ है वो मजबूत होनी चाहिए समाज की। पहला, फिजिकली हेल्थ मजबूत होनी चाहिए, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरी, मेंटली हेल्थ आपकी मजबूत होनी चाहिए कि आपको चर्चा करने में, तर्क करने में, आपको आर्गुमेंट करने में आपको कोई हरा ना सके। वो किताबों से आएगी, वो किताबों से आएगी, डिबेट करने से आएगी, आपको अच्छे विचार सुनने से आएगी, जैसे आप विचार सुनते हैं। और तीसरी जो है वो इमोशनल हेल्थ होती है। हमारा आदमी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। अरे चौधरी साहब आए थे, हाथ जोड़ रहे थे बाबा के, भैया हमको वोट दे दो, इमोशन में बह जाता है। इतना इमोशन में बहता है कि अपने घर को भी तोड़ तोड़ के नींद उखाड़ कर दूसरे घर में तैयार कर देता है। तो हमें तीनों तरह मजबूत होना है, हमें मेंटली मजबूत होना है, फिजिकली मजबूत होना है, इमोशनली मजबूत होना है। दूसरा, हमें 2 घंटे समाज में दें। अगर 2 घंटे आप डेली समाज में देंगे तो 1 महीने में 60 घंटे आप देंगे। 60 घंटे, 60 घंटे में 1 घंटे में एक आदमी से मिलेंगे तो 60 आदमी से मिलेंगे। एक आदमी 2 घंटे में एक आदमी से मिलेगा तो आप 30 लोगों को तैयार कर पाएंगे। 1 महीने में एक आदमी 30 लोगों को तैयार कर पाएगा। उनका रजिस्टर होना चाहिए,
हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन पर राय होनी चाहिए। और मैं किससे मिला, उसका नंबर क्या है, वो काम क्या करता है, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रति प्यार है, मोहब्बत है, क्या है, वो जल्दी हमारा कार्यकर्ता बन सकता नहीं बन सकता, ये उसमें अंकित होकर लिखना चाहिए। जब हमारी बात बनेगी, अब हम यहाँ आए केवल सुन के चले गए, यूट्यूब पे सुन लिया, उससे क्रांति नहीं आने वाली। जब तक आप अपनी चेन में नहीं जोड़ेंगे लोगों को, जब तक आप चेन नहीं बनाएंगे कि इस गांव में 5 लोग हैं, 5 लोग, उन 5 लोगों की मीटिंग करिए और मीटिंग करके 5 लोग बोलेंगे कि 1 महीना में हमें 50 लोग तैयार करने हैं, ये 50 लोग तैयार करने हैं, और 50 लोगों की मीटिंग इसी गांव में होगी और फिर बुलाएंगे, फिर उन लोगों को तैयार करने का काम करेंगे, कैडर देने का काम करेंगे, तो 50 में से कम 25 तैयार होंगे। जब तक ऐसी मीटिंग नहीं चलेंगी रात दिन, जब तक हमारा समाज तैयार नहीं हो तैयार। इसलिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने कंधों पर, जब तक बात करने वाली नहीं। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, जो दिमाग हो सबका बराबर ही होता है, उसको इस्तेमाल कितना करना है वो डिपेंड करता है। क्या हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कितने अपने सोच पा रहे हैं, क्या हमारी सोच यहीं तक है, क्या हम इस देश में दिल्ली में सोच पा रहे हैं, क्या हम पूरे दिल्ली के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, तो हर इंसान सोच सकता है। और बहुजन समाज पार्टी आपको पूरा मौका देती है। यहां से फाइन लीडर बनाए जाते हैं, कोई पार्टी नहीं है जो आपको मौका देने वाली है, कोई पार्टी नहीं जो आपको नेता बनाने वाली है। जो नेता बनाए पार्टी ने उनका हासिल क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को आप जानते हैं, हमारे मित्र भी रहे, एडवोकेट साथी हैं हमारे, समता देश के साथ काम करते थे, मिनिस्टर बने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मात्र 22 प्रतिज्ञा को उच्चारण कर लिया। पार्टी ने बोल दिया या तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। जब मिनिस्टरों का हमारा यह हाल है तो समाज का क्या होगा। वहां उन पार्टियों में हमारे मिनिस्टर का भी कोई भी मान सम्मान नहीं, क्या है तो बताइए आप। दूसरी बात ले लीजिए, दिल्ली में से 3 राज्यसभा भेजे जाते हैं, आपका एक भी राज्यसभा भेजा गया, मुस्लिम समाज का राज्यसभा भेजा गया, ओबीसी समाज का राज्यसभा भेजा गया, नहीं भेजा गया। वोट इनकी लेते हैं मगर राज्यसभा नहीं भेजेंगे। जब आपकी पार्टी सत्ता में होती है या आपके विधायक होते हैं तो किसको भेजा जाता है राज्यसभा? राज्यसभा उनको भेजा जाता है जो गरीब पार्टी का कार्य करता है, जो लंबे समय तक काम कर रहा है, चाहे राम जी गौतम जी हो, तो डॉक्टर सिद्धार्थ हो, या एमएलसी बनाकर लोगों को भेजा गया। बहन जी उनको भेजने का काम करती है, ये लोग पैसा देने का काम करते हैं। तो आपको अंतर समझना पड़ेगा, और जिस दिन आप अंतर समझ जाएंगे उस दिन तुम लोगों को समझाने का काम करेंगे। ये विचार की लड़ाई है, ये दिमाग वालों की लड़ाई है। राजा वैसे थोड़ी बना जाता है, या बना जाता राजा बताइए आपको। पहले तो तलवारों की लड़ाई होती थी, अब तो तलवार की लड़ाई नहीं है, अब तो वोटिंग की लड़ाई है, अब तो वोटिंग की लड़ाई है, अब तो खून खराबा भी नहीं होगा, अब तो किसी से कुछ कहने की बात भी नहीं है। आराम से जाइए, अपने लोगों को जागरूक करो, वोट डालिए, बताओ। हम अपने लोगों को इस बात के लिए भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि मात्र वोट तो डाल दो भाई, कौन सी आप बता रही है, तो हम फिर क्या काम कर रहे हैं, हम फिर क्या काम कर रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक सपना दिखाना चाहता हूं। सबको जाना है, मैं तो विश्वास नहीं करता खैर पुनर्जन्म उनमें सब है, मगर एक सपना देख लीजिए आप, कोई बात नहीं कि कहते हैं कि ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, कहां जाते हैं पता नहीं, कहां जाते हैं मरने के बाद तो, मगर आप एक सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ होता है कि बाद में मिलेंगे, तो माननीय काशीराम साहब बैठे होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैठे होंगे, ज्योतिबा फुले साहब बैठे होंगे, साहू जी महाराज बैठे होंगे, हमारे महापुरुष बैठे होंगे, तो वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि तुमको मैं आजाद करा के आया था, तुमको राजा बनाने का रास्ता देकर आया था, तुमको वोट का अधिकार देकर आया था, तुमने क्या करा? जो मैं तुमको देख कर आया था तुम उसको भी नहीं बचा पाए, क्या जवाब दो? क्या तुम उनकी आंखों में आके डाल दो सवाल बताइए? और आज घर जाना, आज सारे लोग घर जाना और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर में उनकी आंखों में आकर मिला के बात करना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आपने हमें दिया, क्या हम उनको बचा पा रहे हैं? क्या हम वो काम कर पा रहे हैं? क्या किसी भी कारण हो, कारण कोई भी हो, क्या हम वो काम कर पा रहे हैं आपके अधिकारों को बचाने, आपके संविधान को बचाने के? नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर रहे हैं। आपको जवाब मिल जाएगा। जिन लोगों ने आपको आजाद कराने के लिए, मेरे जैसे लोगों को वकील बनाने के लिए, देश में राजा बनाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी,
अपने जीवन की कुर्बानी दे दी हो, बहन जी ने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दे दी हो, हम पहचान नहीं पा रहे, हम इजी ले रहे थे लोग। बताइए, दूसरे समाज को देखिए, कहानी है ददीज जी की कहानी सुनी होगी आपने, सब लोग पढ़े हुए हैं। ददीज जी की कहानी है कि ददीज जी ने हड्डी दे दी थी अपने युद्ध में लड़ने के लिए, राक्षसों को लड़ना, हमसे लड़ने के लिए, राक्षसों से लड़ने के लिए हड्डी देके हड्डी तलवार होगी, ऐसा कुछ कहानी है, आप पढ़ के जब देखेंगे ऐसी कहानी। उनका लेवल देखिए सैक्रिफाइस करने का, वो अपनी हड्डी तक दे देते हैं समाज को। हम 1 रुपया 2 रुपया 2 घंटे में दे सकते समाज को। पानी को बिस्लरी बोतल नहीं, ये आप तो पी रहे ना, तो इस पीने का अधिकार नहीं था, पानी को पीने का अधिकार नहीं था, किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया जब ये पानी पीने का मिला। ये कलम जो है, कलम, ये जो कलम है, इसको पकड़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको लिखने का अधिकार दिया, आपको सब कुछ बनने का अधिकार दिया। हमारे बदन पर तो कपड़ा भी है ना, तो बाबा साहब बिकॉज हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हमें समझना चाहिए, और जिस दिन हम इस बात को समझ गए, हम रुकने वाले नहीं है। फिर हम एक्सक्यूज करने वाले नहीं है कि मुझको ये प्रॉब्लम है, मुझको ये प्रॉब्लम है, मुझको ये प्रॉब्लम है, समाज कर रहा है। आज आपने मालाओं से सम्मान किया, मैडम ने चंद्रा भी बनवाया, मैं इसका हकदार नहीं हुआ अगर देखा जाए, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, मगर आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपने मोटिवेशन किया। समाज में हम इसलिए नहीं जाते कि कोई सम्मान करेगा, समाज में देने के लिए जाते। जिस दिन आपको देने की भावना हो जाएगी कि मेरे पास जो है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं समाज के ज्यादा लोगों को दे पाऊंगी। जैसे मानव काशीराम साहब कहते थे कि मुझे भगाओ जितना भगाना है, मैं जाना चाहता हूं, मैं बीमार हूं, तो अपने कंधे पर इलेक्शन मटेरियल लेकर ट्रेन में बैठ के जाऊंगा, और उससे कह दिया कि उस ट्रेन में आ जाना, ट्रेन 5 घंटे लेट हो गई, वो पूरा विमान नहीं आएंगे आप, वो तो वेट करके चला गया। कहानी है जो वेट करके चला गया, मानव बोला कि यहाँ तो कोई आया नहीं मुझे लेने, और कम से कम 50 किलो का गठन इलेक्शन का, और मानव काशीराम साहब लगभग 20 किलोमीटर कहते थे तो हमको नहीं। ये मानव गाड़ी का आवाज, लोग हमारे झंडों को फाड़ते थे, लोग हमें वोट नहीं करने देते, लोग गाली देते थे, जितने पुराने लोग हैं। अब तो हमारे जैसे लोगों को तो समझते नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। अब काम करने में क्या प्रॉब्लम है ये बताइए? अगर प्रॉब्लम है तो हमारे माइंडों में प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपने माइंड तैयार कर लिया, हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं या जितने भी लोग बैठे, इवन मैं, जब आप बुलाते हो 250-300 लोग आते हैं, कोई भी बना लो, और शादी करेंगे तो 500 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे। जन्मदिन बनाने में कम से कम 1000 से लेकर 1000 तो क्या लगेंगे, 1 लाख तक खर्च चलते हैं। और हमारे नेता का जन्मदिन आया, बहन जी का जन्मदिन आता, जन्मदिन बहन जी मनाती है, जन्मदिन क्या कहती है, वो जन कल्याण दिवस है, पार्टी को फंड देने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकारी इलेक्शन होता है तो पैसा का जरूरत है। 6 नेशनल लेवल की पार्टी है, सबने करोड़ों रुपए लिया है, सबने करोड़ों रुपए लिया है चंदा, उद्योगपतियों से, अभिनेताओं से, मठाधीशों से, सबने करोड़ों रुपए लिया है। हमारी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसने 1 पैसा भी नहीं लिया। ये तो ऊपर है, ये तो ऊपर है, ये तो आपके 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया में चलने वाली पार्टी है। और हम टक्कर कितने ले रहे हैं? उन धन्ना सेठों से जिनके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो आपको समझना चाहिए, ये तो सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, ये आपके बच्चों की आजादी की लड़ाई है, ये आपके बच्चों को आने वाले समय में अच्छा भविष्य में उसकी लड़ाई है। दोबारा कहीं ऐसा हाल ना हो जाए जब आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। रिजर्वेशन आपको छीनने जा रहा है। रिजर्वेशन 3 जगह है देश के अंदर, चौथी जगह रिजर्वेशन नहीं मिलता। पहली जगह पढ़ाई में रिजर्वेशन है, सब प्राइवेट करते हैं, कहां पे आपको मिलेगा रिजर्वेशन? दूसरा नौकरी में रिजर्वेशन है, जब सारे प्राइवेट कर देंगे, आउटसोर्सिंग करेंगे सारा, बताइए जी, आउटसोर्सिंग कर दिया, जहां 65,000 रुपए मिलते हैं, 70,000 मिलते हैं, 1 लाख मिलते हैं, वहां 10-12 हजार रुपए में काम करने को तैयार है। तो आपको रिजर्वेशन क्या है? एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो सत्ता में थी, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने का काम किया, एकमात्र पार्टी। अगर देश में आ जाएगी तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर है सब में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है। और तीसरा रिजर्वेशन मिलता है आपको पॉलिटिक्स रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसको बराबर दे देंगे। उसको तो कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा। क्या आंदोलन करना पड़ा? पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1061 आपके विधायक जाते हैं,
क्या कभी भी आपने आंदोलन किया? कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा। उनको पता है कि इन लोगों को जरूर भेजना है, क्योंकि ये पट्टाधारी लोग हैं, हमारे पट्टाधारी लोग हैं। जब कहेंगे जब करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, जितना कहेंगे उतना बोलेंगे। गुलाम, हाँ यस। अगर उनके लोगों पर भी कोई परेशानी आएगी, अगर उनके लोगों पर भी कोई परेशानी आएगी तो वो अपने जीभ को बंद करेंगे, अपने मुंह को बंद करेंगे। आपकी परेशानी में भी कुछ करने वाले नहीं है। केवल इस देश में 2 नेता हुए हैं, केवल 2 नेता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया, जब पार्लियामेंट के अंदर हिंदू कोड बिल को लागू नहीं किया गया और भी मुद्दे थे, जब बाबा साहब की बात को नहीं माना गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने का काम। और दूसरी तुम्हारी मायावती, सहारनपुर का आपने कांड देखा हो, सहारनपुर सब्बीरपुर का कांड आपने देखा होगा। बहन जी उस समय राज्यसभा की मेंबर थी, बहन जी अपना स्पीच दे रही थी, तो वहां जो उपसभापति उन्होंने कुछ रोकाटाकी करी, तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब मैं अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकती हूँ तो मुझे इस संसद में रहने का तो अधिकार नहीं है। और बहन जी ने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया। ऐसी नेता है बहन कुमारी मायावती। तो देखे जरा, और जिनके लिए इस्तीफा दिया वो 2-2 सीट के लिए टेलीफोन पर हो रहे हैं कि भैया 2 दे दो, भैया ने तुम बुलाया है। तो आप ऐसे लोगों से उम्मीद करते हो? आपकी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो आपका भविष्य है, आपका सम्मान है, आपका स्वाभिमान है, आपका अभिमान है, उसको बचा के रखना है। ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमारे जीते जी हमारा घर अगर बर्बाद होगा तो हम आने वाले बच्चों को क्या बचाएंगे? ये जो चीजें हैं ये खत्म होने वाली नहीं है। ये सोशल मीडिया पे है सारी चीजें। अगर 20 साल का बच्चा पैदा होगा, बाद में 20 साल के बाद में बच्चा जो बड़ा होगा वो सोशल मीडिया पे देख लेगा कि हमारे दादाजी उस समय क्या कर रहे थे, हमारे पिताजी क्या कर रहे थे। अरे इस आंदोलन में आपकी कोई भूमिका ही नहीं थी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जिले की जो टीम है उसको मजबूत बनाया जाए, और जो भी व्यक्ति निष्क्रिय है उसको साथ करके जो सक्रिय लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग, उनको मौका दें। प्रभारी जो हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप अपनी भूमिका समझे तो बहुत बड़ी भूमिका है। आप सक्रिय हो जाए, आप कहीं दूसरे भी काम करेंगे तो काम हो जाए। ऐसा नहीं कि सक्रियता होती है, आप अपने अधिकारियों को बात कर सकते हैं, आप उनको नीचे बात क्या काम हुआ, विधानसभा में कौन सा काम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कम से कम उससे कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे आप टेलीफोन से भी। अगर 4 टेलीफोन डेली भी करेंगे, 4 डेली भी करेंगे, 4 अधिकारियों को, 4 अपने पदाधिकारियों को, 4 कार्यकर्ताओं को, तो 1 महीना में तो आप बहुत सारे करेंगे, 120% अगर सारे करेंगे। तो जिले की टीम को मजबूत बनाइए और विधानसभा के जो 8 लोग हैं मैडम, उनको मजबूत बनाइए। 48 लोगों की आपने मजबूत टीम ले ली तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अफसोस की बात है कि हम 48 लोगों को ही मजबूत नहीं बना। अब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो भारती जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं और पैसा देने वाले लोग हैं, उनको अलग कैटेगरी में रखो। कुछ पैसा दे 3 टी है ना, 3 टी टाइम, कोई टाइम देने वाले होते हैं, उनका टाइम देखिए, जिनके पास टाइम है जो फ्री है। तो कोई टैलेंट बिना टाइम दे नहीं सकता कोई आदमी। मैं कहूँ कि मैं स्पीच दे दूंगा, मैं यहाँ पे आऊँ नहीं तो कैसे मैं स्पीच दूंगा? नहीं दे सकता ना। तो टाइम और टैलेंट साथ जुड़े। जो आदमी पार्टी को सहयोग करना चाहता है उसका भी मान सम्मान करना चाहिए, उन लोगों की भी बनाइए। और बाम सेब को भी आप तैयार करिए, क्योंकि बाम सेब बैकबोन है। द बाम सेब इज द बैकबोन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। पहले साहब के समय में बाम सेब चलती थी, जो सारे लोग हैं, जब तक दिल्ली में बाम सेब को तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 5 जिले हैं, 5 जिलों में हमने पूरा डंका बजा दिया है कि बाम सेब को दोबारा रिवाइव करना है। क्योंकि बाम सेब जब तक तैयार नहीं होगी, जब तक हमारे जो कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करते हैं उन पर एक बजट पड़ा रहता है, उनके दिमाग में यही बात रहती है कि भैया अब फिर बहुजन समाज पार्टी आ रहे, पहले तो समाज जाता है, फिर पदाधिकारी यहाँ पूछे अरे तू लेके आया भाई, लेके आया। तो अब ये सिस्टम हम चेंज करने वाले हैं। पैसा भी आएगा, 3000 तो बहुत बड़ी बात नहीं है इकट्ठे करने। कोई आदमी सोचे तो क्यों बड़ी बात बताइए। एक विधानसभा में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख वोट, और हमारे लोग कम से कम 40 से 45 हजार हर उसमें, हर विधानसभा में। दिल्ली की कोई विधानसभा नहीं है जहां 30 से 40-50 हजार वाले लोग ज्यादा होंगे। हर विधानसभा में हमारे लोग हैं। केवल 3000 एक महीना में लेते हैं, केवल जाने की देर है। अगर आपने 100 लोग भी चुन लिए, 100 लोग भी 100 लोग आपने चुन लिए कि लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनसे आप 100 लोग
मात्र 100 रुपए मिलोगे आप, तो बहुत बड़े पैसे मिलेंगे, 10,000 मिल जाते, 500 रुपए लेंगे, मगर जाए कौन? प्रॉब्लम तो जाने की नहीं जी, मेरे को काम, मेरे को समझ नहीं है, मेरे को समझ नहीं है, मेरे को समझ नहीं, जाए कौन? और एक बार आपने जाना शुरू कर दिया तो वो आपको पहचानने लगेगा कि भैया ये तो डेली आते हैं, ये तो हर बार पिछली बार जाए, आपको नेता मानने लगेगा। जब तक आपको नेता नहीं माने लो, जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे। जब आप जाओगे, आपको दुख सुख में जाओगे, उसके में उससे बात करोगे, उसको पार्टी के विषय में बताओगे, उसको कोई ज्ञान नहीं तो बताओगे बहन जी ने ट्वीट कराया थे, काम पे क्या बहन जी ने तो बहन जी ने बोला। जब आप पढ़ाओगे, जब उसको दिखाओगे, पार्टी के विषय में बताओगे, तो वो फिर हमारा कार्यकर्ता बनेगा, और जब हमारा कार्यकर्ता बन जाएगा तो वो भी फिर आपके साथ चलने लगेगा। वो कहेगा मुझे भी ले चलो, और हम कह रहे हैं कि अपने आप आ जाए, अपने आप वो आने वाला नहीं है, अपने आप को जैसे घंटा बजाए वैसे ही आवाज आ रही है कान में है, फिर ऐसे बजाते रहते हैं, फिर उनको कोई लेना देना नहीं आपसे, बैठे को कोई लोग तो कौन लोग बैठे हमें क्या लेना, जबकि हम इनकी आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, इन बच्चों की, इन महिलाओं की, सबकी आजादी की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ी, आप लोग भी लड़ना चाहते हैं, इसलिए आपकी ड्यूटी है। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये बहुजनों अपनी आंखों में हमें असर पैदा करना पड़ेगा अपनी आंखों में। तो मैडम गाना गाते हैं ना, बड़ी मजबूत दिल गाती है, एक कन्विंसन पावर है। तो ए बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेरे जिगर पैदा करो, अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर, घर में एक काशीराम और बहन कुमारी मैम की पैदा करो, जब तक बात बनने वाली नहीं है, बात करिए। जय भीम, जय भारत।